ओके, सो यूनिट 5 हम लोग कर रहे हैं। यूनिट 5 में जो पहली पेरिफेरल डिवाइस हमें डिस्कस करनी है दैट इज 8237 डीएमए। डीएमए हम यूनिट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डीएमए कैसे काम करता है या डीएमए का क्या काम होता है ये हम यूनिट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 1 में हमने कितना इसका पोर्शन डिस्कस किया था, वो ये था, हमें पता है कि अगर किसी सपोज पेरिफेरल डिवाइस को सपोज इनपुट आउटपुट को कम्युनिकेट करना है मेमोरी से, सिस्टम मेमोरी से। अगर मैं एक अपने माइक्रो सिस्टम की बात करूं तो उसमें 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक तो माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, एक सिस्टम मेमोरी हो जाएगी और एक पेरिफेरल हो जाएगा। पेरिफेरल में क्या हमारा, पेरिफेरल में जैसे हम इनपुट आउटपुट डिवाइस ले सकते हैं। तो ये हमारे 3 मेन पार्ट होते हैं इसमें। अब अगर इनपुट आउटपुट को सपोज डेटा ट्रांसफर करना है मेमोरी से, सपोज इनपुट को कुछ रीड करना है मेमोरी से, तो वो क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन भेजेगा माइक्रो प्रोसेसर को, माइक्रो प्रोसेसर उसको डिकोड करेगा एंड देन वो फिर मेमोरी से उसका कम्युनिकेशन करा देगा। सो एक प्रोसेस तो ये था कि अगर इनपुट आउटपुट को मेमोरी से कम्युनिकेशन करना था देन वो थ्रू माइक्रो प्रोसेसर करेगा, क्योंकि उसके पास अपनी तो कोई बस है नहीं। अगर मान लो डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है तो उसके लिए हमें एड्रेस और मेमोरी सॉरी एड्रेस और डेटा बस दोनों चाहिए, कि किस एड्रेस की मेमोरी में किस एड्रेस को वो एक्सेस करना चाहता है। और सपोज उसके पास वो एड्रेस मिल गया तो वो जो डेटा आएगा, जो वो डेटा को लेना चाहता है या ट्रांसफर करना चाहता है, वो हमारा डेटा बस के थ्रू जाएगा। अब इनपुट आउटपुट और मेमोरी के पास अपनी कोई ऐसी बस होती नहीं है, दैट्स वाई वो क्या करता है, वो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू मेमोरी से कम्युनिकेट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो एक तो मेथड ये हो गया कम्युनिकेशन का। एक सेकंड मेथड हमने डिस्कस किया था डीएमए। कैसे कि एक डीएमए कंट्रोलर, एक हम एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं। अभी तक हमारे पास सिस्टम में सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर था, मेमोरी थी और इनपुट आउटपुट थे। अभी मैंने एक और हार्डवेयर कंपोनेंट को अटैच कर दिया दैट इज डीएमए कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। तो अब क्या करता है, इनपुट आउटपुट को माइक्रो प्रोसेसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर इनपुट आउटपुट को एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफर करना है मेमोरी को, या वहां से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को फेच करना है, तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज उसमें बहुत ही इनएफिशिएंट प्रोसेस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो प्रोसेसर फेच करता है, डिकोड करता है, देन एग्जीक्यूट करता है। सो अगर हर इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर यही करने लगेगा, सपोज मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है। सो दैट्स वाई हम कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि वो डायरेक्ट मेमोरी से एक्सेस कर सके, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का काम उसका सिर्फ इतना ही है कि उसे उसकी बसेस चाहिए। अगर उसे बस कहीं और से भी मिल जाए देन वो ट्रांसफर कर सकता है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे डायरेक्ट डीएमए कंट्रोलर यूज करते हैं। डीएमए कंट्रोलर क्या करता है कि सपोज अब इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, वो डीएमए कंट्रोलर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा। डीएमए कंट्रोलर आगे माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट भेजेगा, ये हम पहले कर चुके हैं। देन माइक्रो प्रोसेसर को अगर वो फ्री होगा, मान लो उसने जो काम करा था वो कर दिया, वो एक होल्ड एक्नॉलेजमेंट वापस डीएमए कंट्रोलर को भेजता है। देन डीएमए कंट्रोलर एक डीएमए एक्नॉलेजमेंट इनपुट आउटपुट को भेजता है, ये भी डायग्राम में भी देखेंगे हम। सो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से उसको माइक्रो प्रोसेसर को नहीं भेजना पड़ा, उसने डीएमए के थ्रू, डीएमए ने उसकी एड्रेस और डेटा बस हायर कर ली एंड देन अब वो डायरेक्टली मेमोरी से कम्युनिकेट कर सकता था। सो दिस इज नोन एज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जहाँ पे उसको माइक्रो प्रोसेसर के पास नहीं जाना पड़ता, डायरेक्टली वो मेमोरी से कम्युनिकेट कर सकता है बाय यूजिंग द डीएमए कंट्रोलर। तो ये पोर्शन था जो हम यूनिट 1 में कर चुके थे। सो अगर हम स्टार्ट करें तो यहीं पे मैंने यही लिखा हुआ है कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये 3 स्टेप में फेच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है। So to carry out these tasks, microprocessor require considerable time. So this method of data transfer is not suitable for large data transfer, such as data transfer. Suppose मुझे किसी मैग्नेटिक डिस्क से, जहाँ मेरा बहुत सारा डेटा पड़ा है, अगर मुझे उसको मेमोरी में ट्रांसफर करना है, तो उस केस में हम ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज नहीं करेंगे। उस केस में हम हार्डवेयर डेटा ट्रांसफर टेक्निक का यूज करते हैं। हार्डवेयर डेटा ट्रांसफर टेक्निक क्या होती है, जिसमें हम कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर कनेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा, जैसे हम यहाँ पे डीएमए कंट्रोलर कनेक्ट कर रहे हैं और उसके थ्रू देन डाटा ट्रांसफर कराते हैं। सो दैट इज नोन एज हार्डवेयर डाटा ट्रांसफर टेक्निक।
So in this technique, some external device is used to control the data transfer. अब DMA controller use हो रहा है data transfer को control करने के लिए. External device generate address and control signal. वही अब हमारे एड्रेस जनरेट करेगा, वही हमारा कंट्रोल सिग्नल, इनपुट आउटपुट, रीड राइट, मेमोरी राइट, ये सब अब वही करेगा. माइक्रोप्रोसेसर बीच से हट गया है. And allow the peripheral device to directly access the memory. Hence, this technique is known as direct memory access, and that external device here is called DMA controller. So ये हो गया हमारा DMA. अब DMA हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं. जो ये आपके सिलेबस में है, that is advanced DMA processor. So ये हम एडवांस डीएमए पढ़ रहे हैं, आपको 8237 ही पढ़ना है बस इसमें. So सबसे पहले इसके फीचर्स. इसका पहला फीचर है, इट कंटेन्स 4 इंडिपेंडेंट चैनल्स. इसके पास 4 इंडिपेंडेंट चैनल्स होते हैं. सपोज 4 इनपुट आउटपुट. इंडिपेंडेंट चैनल्स का क्या मतलब है कि सपोज 4 इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं जो डीएमए के यूज से मेमोरी के साथ अपना डेटा ट्रांसफर करना चाहती हैं, तो वो चारों ऐसे डायरेक्टली डीएमए से नहीं कनेक्ट हो जाएंगी. डीएमए के एक इनपुट आउटपुट डीएमए के एक ही चैनल से कनेक्ट हो सकती है. तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर इनपुट आउटपुट को हैंडल करने के लिए डीएमए के पास अलग अलग से चैनल्स बने हुए हैं. सो अगर मेरा इनपुट आउटपुट सपोज 0 है, 0th डिवाइस है इनपुट आउटपुट, तो वो मेरा एक चैनल से कनेक्ट हो जाएगा. देन अगर कोई सेकंड इनपुट आउटपुट डिवाइस है, तो वो मेरा सेकंड से कनेक्ट हो जाएगा, सेकंड चैनल से. अगेन मेरे पास कोई थर्ड पेरिफेरल डिवाइस है, देन वो मेरा थर्ड चैनल से कनेक्ट हो जाएगा. सो इस तरह डीएमए के पास 4 इंडिपेंडेंट चैनल होते हैं. मींस एक टाइम में वो 4 इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है. नाउ कनेक्ट कर सकता है, उनको सर्विस चारों को एक टाइम पे नहीं देगा. कनेक्ट करने का मतलब है कि 4 उससे कनेक्ट हो सकते हैं, सर्विस एक टाइम पे एक को ही मिलेगी. टू अलाउ दी, सो इट कंटेन्स 4 इंडिपेंडेंट चैनल्स. आगे नीचे यहां से, टू अलाउ दी एक्सटर्नल डिवाइस टू डायरेक्टली ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम मेमोरी टू सिस्टम. और सिस्टम टू, इसमें सिस्टम टू मेमोरी भी ट्रांसफर हो सकता है और मेमोरी टू मेमोरी भी हो सकता है. कि सपोज कोई इनपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, वो मेमोरी से कुछ लेना चाहती है या मेमोरी को कुछ ट्रांसफर करना चाहती है, या तो फिर मेमोरी में एक लोकेशन से मेमोरी में ही दूसरी लोकेशन पे हम डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं. तो ये दोनों ही ऑपरेशन इसमें हो सकते हैं. इसीलिए इसको एडवांस डीएमए कंट्रोलर भी बोला जाता है, क्योंकि जो हमारे बेसिक डीएमए कंट्रोलर होते हैं उसमें सिर्फ इनपुट आउटपुट टू मेमोरी ही ट्रांसफर हो सकता है, मेमोरी टू मेमोरी का प्रोविजन नहीं होता. यहाँ पे वो भी प्रोविजन है. इसके बाद मैंने एक और लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, दैट इट कैन बी एक्सपेंडेड अप टू एनी नंबर ऑफ चैनल बाय कैस्केडिंग एडिशनल कंट्रोलर चिप्स. अभी मैंने बताया इसके पास 4 चैनल्स होते हैं. 4 चैनल्स का मतलब ये 4 इंडिपेंडेंट इनपुट आउटपुट को कनेक्ट कर सकता है. मतलब एक टाइम में 4 इनपुट आउटपुट को ये कनेक्ट कर सकता है खुद से. बट आगे एक और लाइन है कि ये जो 4 चैनल हैं, इनको भी आगे हम एक्सटेंड कर सकते हैं. कि ये हम आगे पढ़ेंगे कैस्केड डेटा ट्रांसफर मोड में, कि कैसे हम 4 को आगे 10, 12, 100, 200 इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वो हमारा एक अलग से टॉपिक है. फॉर द टाइम बिंग आप इतना समझ लो कि ये 4 को तो कनेक्ट कर ही सकता है, बट ये अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड भी कर सकता है. 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस इसमें कनेक्ट. नाउ सेकंड इज, इट ऑल्सो अलाउ मेमोरी टू मेमोरी डाटा ट्रांसफर, जो अभी डिस्कस किया. थर्ड पॉइंट इज, each channel has a full 64K address and word count capability. इसका क्या मतलब है कि जो एक चैनल है, एक चैनल, सपोज दिस इज माय चैनल, इससे मेरा कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट हो रहा होगा. तो एक चैनल की कैपेबिलिटी अपने आप में 64K की होती है. मींस इसका क्या मतलब है, सपोज इनपुट आउटपुट को किसी मेमोरी को डेटा ट्रांसफर करना है, तो ये इतना डेटा ट्रांसफर कर सकता है. ये इस चैनल की कैपेबिलिटी है कि ये इनपुट आउटपुट अगर मेमोरी को 64K ट्रांसमिट करना चाहता है, तो ये इतनी किलोबाइट्स को ट्रांसफर कर सकता है. नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज, इट ऑपरेट्स विद 3 मेगाहर्ट्ज, 4 मेगाहर्ट्ज एंड 5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. सो इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ये इन तीनों ही फ्रीक्वेंसी पे काम करता है डीएमए कंट्रोलर. नाउ
each channel can be individually programmed to auto initialize to its original condition following an end of process. इसका क्या मतलब है फिफ्थ पॉइंट का? सपोज कोई इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर कर रहा था, सपोज उसे 256 बाइट्स ट्रांसफर करने की मेमोरी को। सो जैसे ही 256 बाइट वो, अच्छा ये ऐसे ही नहीं हो जाता है ट्रांसफर, जैसे मैंने बताया 4 चैनल है, तो हर चैनल के पास अपना एक एड्रेस रजिस्टर होता है और एक काउंट रजिस्टर होता है। एड्रेस रजिस्टर में क्या होता है कि वो मेमोरी की लोकेशन, सपोज एक इनपुट आउटपुट कहीं मेमोरी में डेटा ट्रांसफर कर रहा है, तो पहले मेमोरी की जो भी फर्स्ट एड्रेस होगा वहां पे एक बाइट गई, देन सेकंड एड्रेस पे बाइट गई, देन थर्ड एड्रेस पे बाइट गई। तो ये जो एड्रेस में इंक्रीमेंट हो रहा है बार बार, सो ये हमारा एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होता है। चैनल में 2 रजिस्टर होते हैं, एक एड्रेस रजिस्टर, एक काउंट रजिस्टर। सो एड्रेस जो है, जैसे एड्रेस बढ़ता जा रहा है या एड्रेस कम होता जा रहा है, तो वो हमारा एड्रेस रजिस्टर कैरी करता है। और जो मेरा काउंट है, सपोज मैंने पहली बाइट भेज दी, मुझे टोटल 256 बाइट्स को भेजना था, देन सेकंड बाइट, देन थर्ड बाइट, 4 बाइट, तो ये जो काउंट है ये हमारा काउंट रजिस्टर कैरी करता है। एंड ऑफ प्रोसेस क्या होती है? एंड ऑफ प्रोसेस हमारी तब होगी जब टोटल मुझे 256 बाइट्स भेजनी थी और मैंने भेज दी, तब मेरी जो एंड ऑफ प्रोसेस है, ये एक पिन है इसके पिन डायग्राम में 8237 के, ये पिन मेरी एक्टिवेट हो जाती है कि हाँ अब एंड ऑफ प्रोसेस हो गया, कि जो भी हम डीएमए साइकिल एग्जीक्यूट कर रहे थे वो मेरी कंप्लीट हो गई। सो ये कह रहा है कि जैसे ही एंड ऑफ प्रोसेस आएगा, ऑटो इनिशियलाइजेशन हो जाता है हर चैनल में। ऑटो इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो एड्रेस मेरा इंक्रीमेंट हो रहा था ट्रांसफर के साथ, वो अपनी प्रीवियस वैल्यू पे आ जाएगा, जो भी उसका रजिस्टर की प्रीवियस जो इनिशियल वैल्यू थी, वो ऑटो इनिशियलाइजेशन है कि मैंने मुझे 256 बाइट्स को ट्रांसफर करना था, मेरी ट्रांसफर हो गया, एंड ऑफ प्रोसेस हो गया। अब वो जो हमारा एड्रेस रजिस्टर था वो दोबारा से अपने ओरिजिनल एड्रेस पे ही आ जाता है। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑटो इनिशियलाइजेशन। नाउ डीएमए ऑपरेशन। डीएमए ऑपरेशन हमारा 2 स्टेप में होता है। डीएमए ऑपरेशन की 2 साइकिल होती हैं, आइडल साइकिल एंड एक्टिव साइकिल। आइडल साइकिल क्या होती है? जब तक कि डीएमए को एड्रेस और डेटा बस का, माइक्रो प्रोसेसर की बस का नहीं, जब तक वो हायर करता है, जब तक उसे ये अथॉरिटी नहीं मिलती है कि वो उसकी एड्रेस और डेटा बस को यूज कर सके, तब तक डीएमए हमारा आइडल स्टेट में रहता है, उसको हम बोलते हैं आइडल साइकिल। और जब उसको एक्सेस मिल गया माइक्रो प्रोसेसर की बसेस का, तब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है वो परफॉर्म कराना शुरू कर देता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव साइकिल। सो आइडल साइकिल में फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज when no channel is requesting the service, कोई चैनल रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, डीएमए है उसे 4 चैनल कनेक्ट है हमारे, पर कोई भी रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा कि उसे एड्रेस और डेटा बस चाहिए, मींस कोई भी ट्रांसफर के लिए रेडी नहीं है मेमोरी से डेटा के लिए फॉर द टाइम बिंग। तो उस केस में हमारा डीएमए क्या होगा? डीएमए अभी वेट कर रहा है, डीएमए बार बार ये चेक करेगा कि कोई क्या रिक्वेस्ट आई है या नहीं आई है, आई है कि नहीं आई है। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं आइडल साइकिल। सो व्हेन नो चैनल इज रिक्वेस्टिंग the service, then 8237 will enter in the idle cycle and perform the SI state. SI state क्या है? ये state I होती है, I stands for inactive state, कि active state नहीं है, this is inactive state. So जब idle cycle होती है, इसमें हम बोलते हैं DMA हमारा SI state में है, inactive state में है। So ये है हमारा डायग्राम जो हम पहले भी कर चुके हैं। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, ये इसकी एड्रेस बस है, दिस इज डेटा बस, दिस इज मेमोरी, दिस इज पेरिफेरल डिवाइस। सो फॉर द टाइम बिंग हमारी जो ये एड्रेस बस है, ये मेमोरी से भी कनेक्टेड है, पेरिफेरल डिवाइस से भी कनेक्टेड है। सो ये मेरा फ्लो होता है कि पेरिफेरल यहाँ पहले रिक्वेस्ट भेजेगा, देन वो मेमोरी से इसका कम्युनिकेशन करा देगा। सो ये हमारा प्रोसेस होता है नॉर्मल केस में। सो यही मैंने लिखा है, इन दिस स्टेट व्हेन सिस्टम इज टर्न्ड ऑन। यहाँ पे मैंने 2 स्विच बनाए हैं, स्विच देखना, स्विच से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अच्छा, बी स्विच में बनाना भूल गई हूँ, ये देखो जहाँ पे भी ए है उसके नीचे ये पॉइंट बी है, आप लोग मेंशन कर लेना जब भी इसको पढ़ोगे। इसी तरह ये ए है तो ये बी है, ए मेरा क्लोज स्विच है, बी अभी ओपन स्विच है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। सो क्लोज स्विच मीन्स हमारा काम कुछ हो रहा है, ओपन स्विच मतलब सर्किट अभी ओपन है, कुछ काम नहीं हो रहा है वहाँ पे। सो जो नॉर्मल स्टेट होती है उसमें हमारा स्विच ए काम करता है। स्विच ए जब भी हमारा काम कर रहा है मीन्स जो एड्रेस और डेटा बस है वो मेमोरी और पेरिफेरल और माइक्रो प्रोसेसर ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। तो ये हमारा नॉर्मल ऑपरेशन होता है, डीएमए के पास अभी बस का एक्सेस नहीं है।
सो ये क्या करेगा, डीएमए हमारा आइडल स्टेट में चेक करता है कोई रिक्वेस्ट है या नहीं है. DREQ इज यूज्ड बाय द पेरिफेरल टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू डीएमए. पेरिफेरल चाह रहा है, पेरिफेरल रेडी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है सपोज कोई भी पेरिफेरल, वो रेडी है डाटा ट्रांसफर करने के लिए मेमोरी के साथ. सो ये क्या करेगा हमारा, ये डीएमए कंट्रोलर को एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा. उस रिक्वेस्ट को हम बोलते हैं DREQ, कि मैं रेडी हूँ डेटा ट्रांसफर के लिए, अब आप आगे रिक्वेस्ट सेंड करो माइक्रो प्रोसेसर को और उसकी बसेस का एक्सेस ले लो ताकि मैं यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफर डायरेक्टली कर सकूं. सो जैसे ही पेरिफेरल डिवाइस हमारा रेडी होगा डेटा ट्रांसफर के लिए, ये एक DRQ एक रिक्वेस्ट भेजेगा डीएमए को. देन इसके रिस्पॉन्स में डीएमए क्या करता है, एक होल्ड रिक्वेस्ट सेंड करता है माइक्रो प्रोसेसर को. होल्ड रिक्वेस्ट को हम HRQ बोलते हैं, HRQ, कि तुम होल्ड हो जाओ. ये होल्ड पिन पे सेंड करता है इसकी और रिक्वेस्ट होती है HRQ. देन अगर ये उसकी बसेस अभी फ्री हैं या सपोज ये कोई काम कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, इसका वो काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये क्या करेगा, इस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा दैट यस नाउ यू कैन यूज माय बसेस. सो इन टर्न जो ये DRQ आया था ये पेरिफेरल को डी एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, दैट इज डीएमए एक्नॉलेजमेंट, कि हाँ भाई आप रेडी थे, तुमने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, मैंने आगे रिक्वेस्ट भेजी, यहाँ से मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आ गई तो मैंने तुमको एक्नॉलेज कर दिया, नाउ यू कैन ट्रांसफर द डेटा. सो ये सारा काम होता है हमारा आइडल स्टेट में. कोई डेटा ट्रांसफर अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ डीएमए हमारा रेडी हो गया है अब डेटा ट्रांसफर कराने के लिए क्योंकि उसके पास बस का एक्सेस आ गया है. डेटा ट्रांसफर होगा हमारा एक्टिव स्टेट में. सो आइडल स्टेट में क्या होता है, इसके पास कोई रिक्वेस्ट नहीं होती, ये जस्ट चेक करता रहता है रिक्वेस्ट के लिए. जैसे ही रिक्वेस्ट आई तो ये सारा काम कर लेता है और एक सिग्नल को यहाँ भेज देता है. और तुरंत ये क्या कहेगा, माइक्रो प्रोसेसर को ये भी कहेगा कि अब स्विच जो है ए पोजीशन से हटा के बी पोजीशन पे ला दो, क्योंकि बी पोजीशन पे आते ही माइक्रो प्रोसेसर का लिंक है जो वो इन सब से हट जाएगा, मेमोरी और पेरिफेरल से, और डीएमए मेमोरी और पेरिफेरल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे. सो ये होता है हमारा आइडल स्टेट. इसमें एक पॉइंट और है, बाकी तो सब सेम है जो मैंने बताया है. एक ये पॉइंट है जो हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया है और ये आप लोगों के लिए नया भी है. In this cycle, 8237 will sample DREQ every clock cycle to determine if any channel is requesting a DMA service or not. सैंपल करने का, सैंपल DREQ का क्या मतलब है, चेक करना बार बार DREQ के लिए कि क्या कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही है, डीएमए रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही है. सो इस साइकिल में क्या करेगा, एक तो ये बार बार चेक करेगा कि कोई रिक्वेस्ट तो नहीं है. एक और काम ये करेगा, अभी तक इसके पास बस का एक्सेस नहीं है, ये अभी बस माइक्रो प्रोसेसर से ऐसे ही कनेक्टेड है, माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड जरूर है बट इसके पास कोई एक्सेस नहीं है. सो दिस डिवाइड विल आल्सो सैंपल CS. CS बार क्या होता है, CS बार हमारा होता है चिप सेलेक्ट. चिप सेलेक्ट एक पिन है 8237 की. ये पिन हमारी कब काम करती है, जब भी CS बार हमारा लो होता है तब हमारा माइक्रो प्रोसेसर और 8237 आपस में कनेक्टेड होते हैं. अब कनेक्टेड होते हैं तो ये क्या करते हैं, सो डीएमए का काम सिर्फ इतना नहीं है कि इसको होल्ड भेजेगा और वापस एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, सिर्फ इतना नहीं है. ये तो इसके काम तब है जब इसके पास कोई रिक्वेस्ट आएगी, बट सपोज इसके पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही तब भी डीएमए हमारा कनेक्टेड है माइक्रो प्रोसेसर से. उस टाइम पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कनेक्टेड किससे होता है, जब डीएमए की चिप सिलेक्शन पिन हमारी लो होती है. व्हेन CS इज लो एंड HLDA इज लो. HLDA इज लो का क्या मतलब है कि अभी एक्नॉलेजमेंट दी नहीं है इसने माइक्रो प्रोसेसर ने. देन 8237 एंटर्स दी प्रोग्राम कंडीशन मोड. प्रोग्राम कंडीशन मोड क्या होता है, जहां पे माइक्रो प्रोसेसर, अब अगर सपोज 8237 मेरा अभी कनेक्ट नहीं है, मतलब अभी मेरा इसके पास बस का एक्सेस नहीं है, तब ये क्या करेगा, उस केस में ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह ही काम करता है. अगर इसके पास एक्सेस आ गया तब तो ये हट जाएगा माइक्रो प्रोसेसर से. अब माइक्रो प्रोसेसर क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के पास बस का एक्सेस नहीं है
तब तो बस का एक्सेस इसके पास बन जाएगा, तब ये मास्टर बन जाएगा बसेस का। बट इन केस अब तक इसके पास बस का एक्सेस नहीं आया है, उस केस में 8237 एक इनपुट आउटपुट डिवाइस का काम करता है माइक्रो प्रोसेसर के लिए। तो जो काम माइक्रो प्रोसेसर एक नॉर्मल इनपुट आउटपुट डिवाइस से काम करा सकता है, सेम काम वो इससे भी करा सकता है। तो उस टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, जो इसके इंटरनल रजिस्टर है उनको अपने काम के लिए यूज करना शुरू कर देता है, क्योंकि कनेक्टेड है, यूज कर सकता है, उसके पास अपनी बसेस हैं। तो अगर मेरे पास डीएमए एक्टिव मोड में होता है, तब तो इसके पास बस का एक्सेस है, तब ये पेरिफेरल और मेमोरी के साथ मतलब पेरिफेरल और मेमोरी का कम्युनिकेशन कराता है। बट जब तक कि ये एक्टिव स्टेट में नहीं है, जब तक कि इसके पास बस का एक्सेस नहीं है, तब तक कि ये माइक्रो प्रोसेसर के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है। उस केस में माइक्रो प्रोसेसर इसके सारे इंटरनल रजिस्टर को यूज कर सकता है, कोई डेटा वहां से लेना चाहता है, कोई वहां शेयर करना चाहता है, वो कर सकता है। तो उसके लिए चिप सिलेक्शन जो है वो लो होना चाहिए। तो यही है, मैंने लिखा microprocessor can now establish, change or inspect the internal definition of parts by reading from or writing to the internal register। मीन्स इस टाइम पे जब तक कि ये इसके पास बस का एक्सेस नहीं आता, तब तक कि ये इसके इंटरनल रजिस्टर में रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। ये उसको नॉर्मल रजिस्टर की तरह यूज करेगा। अब देखो, हमें पता है डीएमए के पास बहुत सारे रजिस्टर हैं, डीएमए के पास अपने। अब कौन से रजिस्टर को इसको एक्सेस करना है, सपोज मेरे पास 8 रजिस्टर हैं, तो हर रजिस्टर का अपना एक पोर्ट एड्रेस होता है, हर रजिस्टर का अपना एक एड्रेस होगा। तो इसको कौन से रजिस्टर को एक्सेस करना है, वो डीएमए की ये पिन्स हैं। ये जब पिन डायग्राम देखेंगे तो A0 to A3 जो पिन्स है, तो इस पे अलग अलग 0010 ऐसी कुछ वैल्यूज होती है। सो ये यहाँ से पिक करता है, A0 to A3 से वैल्यू पिक करता है। जो भी सपोज इसने 0010 सेलेक्ट किया, तो ये हो सकता है मेरा चैनल 2 के किसी रजिस्टर का एड्रेस हो, तो वो ये यहाँ से उठाता है। तो यहाँ से सिर्फ एक पॉइंट था बताने का कि अगर मेरा 8237 एक्टिव साइकिल में काम करता है, मीन्स उसके पास अगर उसके पास बसेस का एक्सेस आ गया, इन दैट केस तो वो पेरिफेरल और मेमोरी के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। पर जब तक कि इसके पास एक्सेस नहीं है, तब तक ये माइक्रो प्रोसेसर के लिए एक इनपुट आउटपुट, नॉर्मल इनपुट आउटपुट डिवाइस का काम करता है। माइक्रो प्रोसेसर इसके सभी रजिस्टर को यूज कर सकता है, रीडिंग के लिए भी, राइटिंग के लिए भी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ये हम कर चुके हैं। ये अभी जो मैंने बताया कि ये होल्ड रिक्वेस्ट भेजेगा, एचएलडी आएगा, देन इसके पास बस का एक्सेस आ जाएगा। अब जब इसके पास बस का एक्सेस आ गया, तब हम बोलते हैं डीएमए अपनी एक्टिव साइकिल में काम कर रहा है। अब जो बेसिकली जिस पर्पस के लिए हमने डीएमए यूज किया है कि पेरिफेरल मेमोरी से डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट ट्रांसफर कर सके, अब वो काम हमारा डीएमए की एक्टिव साइकिल में होता है। सो व्हेन डीएमए कंट्रोलर गेट द होल्ड ऑफ बसेस, it sends data DMA acknowledgement signal to peripheral, and now data transfer between memory and peripheral can take place। So अब ये जो data transfer हमारा हो रहा है, ये हमारा 4 टाइप से हो सकता है। मीन्स एक्टिव साइकिल में डीएमए पेरिफेरल और मेमोरी के बीच में जो डाटा ट्रांसफर कराता है, वो 4 टाइप से करा सकता है। फर्स्ट टाइप इज सिंगल डेटा ट्रांसफर मोड। सिंगल ट्रांसफर मोड में क्या करता है, ये सिंगल ट्रांसफर मोड में सपोज एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है और उसको कोई डेटा ट्रांसफर करना है आगे मेमोरी को। सो सिंगल डेटा ट्रांसफर मोड में क्या होगा, एक डीएमए साइकिल में सिर्फ एक ही बाइट जाएगी। सपोज मुझे 256 बाइट को ट्रांसफर करना है, तो क्या होगा, अभी डीएमए ने उसकी बस का एक्सेस ले लिया है, इनपुट आउटपुट ट्रांसफर कर रहा है डेटा। तो जैसे ही मेरे पास एक बाइट गई, तो उसके बाद क्या करना होगा, उसे माइक्रो प्रोसेसर की बसेस का एक्सेस उसे वापस करना होगा। देन थोड़ी देर बाद फिर से सेकंड बाइट के लिए वो दोबारा रिक्वेस्ट करेगा, उसको दोबारा मिल जाएगी बस, सेकंड बाइट भेजेगा, देन उसे फिर से वापस करना पड़ेगा माइक्रो प्रोसेसर की बसेस को। देन थर्ड बाइट भेजेगा, फिर से वापस करना पड़ेगा, फिर से रिक्वेस्ट करके मांगेगा, फोर्थ बाइट भेजेगा, देन फिर से वापस करेगा। तो इसमें क्या है, एक डीएमए साइकिल में सिर्फ एक ही बाइट हमारी ट्रांसफर होती है। दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफर मोड। सो इन दिस मोड डिवाइस मेक वन ट्रांसफर, 1 बाइट और 1 वर्ड। मीन्स एक डीएमए साइकिल में अगर मुझे बाइट्स में मैं बात कर रही हूँ, मुझे 256 बाइट भेजनी है तो एक ही बाइट भेजेगा, 256 वर्ड भेजने हैं तो एक ही वर्ड भेजेगा। And after each transfer, DMA give control of all the buses to the processor.
हर ट्रांसफर के बाद उसे प्रोसेसर को वापस करनी पड़ेंगी उसकी बसेस। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से प्रोसेसर कैन हैव एक्सेस टू इट्स बसेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो प्रोसेसर को ज्यादा टाइम के लिए वेट नहीं करना पड़ता इसकी बसेस के लिए, वो रेगुलर बेसिस पे अपना एक्सेस लेता रहता है। तो यही मैंने इसके लिए एक प्रोसेस लिखा है। क्या होगा, सबसे पहले इनपुट आउटपुट डिवाइस एक डीएमए रिक्वेस्ट सेंड करेगा डीएमए को। डीएमए क्या करेगा, एक होल्ड रिक्वेस्ट माइक्रोप्रोसेसर को भेजेगा। माइक्रो प्रोसेसर एचएलडीए होल्ड एक्नॉलेजमेंट भेजेगा डीएमए कंट्रोलर को। देन डीएमए कंट्रोलर एक डीएमए एक्नॉलेजमेंट भेजेगा पेरिफेरल डिवाइस को, वही डायग्राम जो पीछे किया है। देन इनपुट आउटपुट क्या करेगा, एक डीएमए साइकिल मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, मेरा एक बाइट या एक वर्ड ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद इनपुट आउटपुट क्या करेगा, डीअसर्ट कर लेगा अपनी डीएमए रिक्वेस्ट को, डीएमए रिक्वेस्ट को डीअसर्ट करेगा। डीएमए कंट्रोलर डीएमए एक्नॉलेजमेंट को डीअसर्ट करेगा, वापस ले लेगा। देन वर्ड काउंट, ये 7th पॉइंट देखना। देन वर्ड और बाइट ट्रांसफर काउंट इज डिक्रीमेंटेड एंड मेमोरी एड्रेस इज इंक्रीमेंटेड। मेरी एक बाइट ट्रांसफर हो गई, तो जो मेरा एड्रेस रजिस्टर था उस चैनल का, वो क्या होगा, एड्रेस रजिस्टर 1 पॉइंट से इंक्रीमेंट हो जाएगा। और जो मेरा काउंट था, मुझे 256 बाइट्स भेजनी थी, काउंट 1 से डिक्रीज हो गया, क्योंकि मुझे 256 नहीं 255 बाइट्स भेजनी है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि मेरा जो एड्रेस है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, और जो हमारा काउंट है वो 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा। देन अगेन वही सारा प्रोसेस हमारा चलता रहेगा कि दोबारा वो रिक्वेस्ट करेगा, देन होल्ड एक्नॉलेजमेंट, देन डी एक्नॉलेजमेंट, और फिर से वो नेक्स्ट बाइट भेज देगा। सो यही हमारा प्रोसेस है जो बार बार फॉलो होता रहेगा। नाउ नेक्स्ट ट्रांसफर इज ब्लॉक ट्रांसफर मोड। ब्लॉक ट्रांसफर मोड में क्या होता है कि हम एक ब्लॉक ऑफ डेटा को एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। कि मुझे अगर 256 बाइट्स भेजनी थी, मैं सिर्फ एक बार एक्सेस लूंगी और 256 बाइट्स को मैं वन गो में ही भेज दूंगी। मुझे बार बार उसको उसके बसेस को माइक्रोप्रोसेसर को वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वन गो में ही पूरा का पूरा 256 बाइट को सेंड कर सकती हूँ। तो इसको समझना, फ्लो चार्ट से समझाया है। सबसे पहले स्टार्ट होगा, इज इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस रेडी टू ट्रांसफर द डेटा। सबसे पहले स्टार्ट हुआ, क्या वो ट्रांसफर करने के लिए रेडी है डेटा को, यस। तो क्या करेगा, डीएमए एक्वायर कर लेगा कंट्रोल ऑफ बसेस। कैसे एक्वायर करेगा, ये अगर रेडी होगा ट्रांसफर करने के लिए, ये एक डीएमए रिक्वेस्ट DREQ डीएमए को भेजेगा। डीएमए आगे होल्ड रिक्वेस्ट भेजेगा, वहां से एचएलडीए होल्ड एक्नॉलेजमेंट आएगी, देन ये डीएमए एक्नॉलेजमेंट पेरिफेरल को भेजेगा। सो उसके बाद क्या होगा, इसने एक्वायर कर लिया बसेस, देन ट्रांसफर कर देगा 1 बाइट। फिर ये चेक करेगा क्या टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट हो गया। अब ये टर्मिनल काउंट क्या होता है, टर्मिनल काउंट हमारा क्या होता है, जो मैंने आपको बोला, सपोज मुझे 256 बाइट को भेजना है, तो टर्मिनल काउंट हमारा इसको मॉनिटर करता रहता है कि 256 ये कितना, दिस इज माय टर्मिनल काउंट। जैसे मैं बोल रही हूँ कि काउंट रजिस्टर में एक एक काउंट डिक्रीमेंट होता जाएगा जैसे मेरी बाइट ट्रांसफर होती जाएंगी। तो जब ये मेरा 256 पूरा खत्म हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट हो गया, कि ये जो काउंट हमारा चल रहा था, दिस काउंट इज टर्मिनल काउंट एंड इट हैज बीन एग्जॉस्टेड। तो ये चेक करेगा 1 बाइट, क्या पता मुझे 1 ही बाइट भेजनी हो, क्या पता 1 बाइट के बाद ही टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट हो जाए। तो ये चेक करेगा टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर एग्जॉस्ट हो गया तब तो मींस मेरा पूरा डेटा ट्रांसफर हो गया, मुझे एक ही बाइट भेजनी थी, तब तो डीएमए रिलीज कर देगा बसेस को, दोबारा प्रोसेसर को भेज देगा। बट अगर टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट नहीं हुआ, नो, इन दैट केस ये फिर से चेक करेगा क्या इनपुट आउटपुट डिवाइस रेडी है डेटा ट्रांसफर के लिए। अगर यस, अगर रेडी है तो क्या करेगा, ये ट्रांसफर कर देगा नेक्स्ट बाइट को, जो मेरी नेक्स्ट बाइट होगी। अगर ये रेडी नहीं है इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो ये दोबारा चेक करेगा कि कहीं टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट तो नहीं हो गया, क्योंकि रेडी नहीं है इसका मतलब या तो वो थोड़ा टाइम ले रही है, वो स्लो मेरे पास डिवाइस है शायद इनपुट आउटपुट डिवाइस, या तो हो सकता है टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट हो गया, तो ये दोबारा रीचेक करेगा कंडीशन को। सो यही चलता रहेगा। सो इसने क्या किया कि अगर टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट हो गया, मीन्स जितनी मुझे बाइट्स या वर्ड्स को भेजना था, अगर वो मेरा 0 हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, तभी ये सिर्फ बसेस को रिलीज करेगा, अदरवाइज ये बस को अपने पास ही रखेगा। सो दिस इज ब्लॉक ट्रांसफर मोड, जिसमें हम पूरा एक ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसफर कर देते हैं एक बार में। नाउ नेक्स्ट इज डिमांड ट्रांसफर मोड। डिमांड ट्रांसफर मोड क्या होता है, ये बिल्कुल ब्लॉक ट्रांसफर मोड की तरह ही काम करता है, इसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है वहां से,
इसमें भी हमारा ब्लॉक ऑफ डेटा एक बारी में ही ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि वहां पे ब्लॉक ट्रांसफर मोड में तो होता ही होता है, हो जाता है, यहाँ पे मे कंडीशन आ जाती है दैट वी मे ट्रांसफर द फुल डेटा। वहां पे हमारी मस्ट कंडीशन है कि होगा ही होगा, जब तक नहीं होगा तब तक कि माइक्रो प्रोसेसर बस का एक्सेस, सॉरी डीएमए कंट्रोलर बस का एक्सेस माइक्रो प्रोसेसर को नहीं देगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है, यहाँ पे डिफरेंस आता है, ये फ्लो चार्ट में ही देख लो। स्टार्ट किया, क्या इनपुट आउटपुट ट्रांसफर के लिए रेडी है? अगर रेडी है तो डीएमए एक्वायर कर लेगा बसेस को, फर्स्ट बाइट को ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद देखेगा कि टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट हो गया है कि नहीं हो गया है। अगर हो गया है तब तो उसकी बस को वापस कर देगा, तो ये प्रोसेस तो हमारा पीछे जैसा ही है। लेकिन अगर एग्जॉस्ट नहीं हुआ है तब ये फिर से चेक करेगा क्या इनपुट आउटपुट रेडी है ट्रांसफर करने के लिए। अगर वो रेडी है तब तो वो ठीक है, कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट बाइट को ट्रांसफर कर देगा। बट अगर वो रेडी नहीं है, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, वो ये शो करा देगा कि टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट हो गया है, मींस उस केस में डीएमए वापस कर देगा उसकी बसेस को। तो डिफरेंस कहाँ पे आया? डिफरेंस ये आया कि कई बार कुछ ऐसी कंडीशन एनकाउंटर हो जाती है कि इनपुट आउटपुट जो है वो रेडी नहीं हो पाता ट्रांसफर के लिए, क्योंकि वो एक हो सकता है स्लो हमारा पेरिफेरल हो। सो उस केस में ये वेट नहीं करता, ये दोबारा चेक नहीं करता कि टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट है या नहीं है, या वेट कर लो क्योंकि शायद ये स्लो हमारा डिवाइस हो, पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं। अगर इसने एक बार नो दिखा दिया तो वो उसी टाइम पे डीएमए की बसेस को, डीएमए माइक्रोप्रोसेसर की बसेस को वापस कर देगा। एक और बार इसको देख लो कि सपोज मुझे 256 बाइट्स को ट्रांसफर करना था, पहली बाइट ट्रांसफर हो गई, इज टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट? सपोज नो, नहीं एग्जॉस्ट नहीं हुआ। क्या मेरे पास इनपुट आउटपुट रेडी है? सपोज इनपुट आउटपुट रेडी था, सेकंड बाइट भी मेरी ट्रांसफर हो गई, फिर से यही कंडीशन आई, मेरी थर्ड बाइट भी ट्रांसफर हो गई, फोर्थ भी हो गई, फिफ्थ भी। सपोज सेवंथ बाइट पे आते आते ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइस था ये किसी वजह से सपोज स्लो हो गया, स्पीड मैच नहीं करा पा रहा अपनी, तो ये उस टाइम पे क्या कहेगा, क्या ये रेडी है? ये रेडी नहीं है। तो अब मेरी एट्थ बाइट नहीं ट्रांसमिट होगी, एट्थ बाइट के लिए मुझे दोबारा से एक्सेस लेना पड़ेगा माइक्रो प्रोसेसर की बसेस का। जबकि ब्लॉक ट्रांसफर में ऐसा नहीं होता था, उसमें चाहे ये रेडी हो या नहीं हो, रेडी नहीं होगा तो ये वेट करेगा बट उसकी बसेस को वापस नहीं करेगा। सो इसलिए इसको ये हमारा थर्ड पॉइंट था, दैट इज डिमांड ट्रांसफर मोड। अब आ जाते हैं फोर्थ और लास्ट पे, दैट इज कैस्केड, कैस्केड मोड। अच्छा, जो मैंने अभी पीछे आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि 8237 के पास 4 चैनल होते हैं, बट हम इनके चैनल को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 4 चैनल का मतलब 4 इनपुट आउटपुट एक साथ कनेक्ट हम कर सकते हैं और डाटा ट्रांसफर करा सकते हैं, बट 4 के आगे भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सो वो हमारा पॉसिबल हो पाता है कैस्केड मोड में। हम बेसिकली क्या करते हैं, ये मेरे पास एक 8237 था, एक 8237 के पास 4 चैनल होते हैं, मीन्स 4 इनपुट आउटपुट इन चारों चैनल से कनेक्ट हो सकती हैं। अब ये क्या करेगा, हम क्या करते हैं, इसके 2 चैनल पे या इसके 3 चैनल पे फर्दर एक और मैं 8237 और 8237 कनेक्ट कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे पेरिफेरल कनेक्ट होते हैं, मैंने एज अ पेरिफेरल एक और डीएमए कंट्रोलर ही कनेक्ट कर दिया। सो क्या हुआ, देखो 2 चैनल, इसके 4 चैनल थे, अब इसके भी अपने आप में 4 चैनल हो जाएंगे, इसके भी 4 चैनल हो जाएंगे। बट ये जो पहले वाला था, इसके 2 चैनल पे मेरा ये कनेक्ट हो गया, ये 2 अलग अलग डीएमए, तो इसके पास जो अभी चैनल बचे, 2 बचे, कि अब ये इसके पास 2 चैनल पेंडिंग है, तो ये 2 इनपुट आउटपुट को अपने से कनेक्ट करा सकता है। इसके पास कितने चैनल है? 4 हैं इसके पूरे, इसके पास भी 4 हैं। तो अब देखो एक टाइम में कितने हमारे इनपुट आउटपुट कनेक्ट हो सकते हैं, 4 4 8 और 2 10। सो इस तरह हम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट जो पेरिफेरल कनेक्ट कर रहे हैं उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। मैंडेटरली 4 नहीं होंगे, 4 तो बाय डिफॉल्ट है एक 8237 के पास, पर अगर हम बहुत सारे 8237 को कैस्केडेड कनेक्शन में कनेक्ट कर दें, तब हम जितने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट चाहते हैं वो हम कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर करा सकते हैं। अब इस केस में डिफरेंस क्या आएगा, अब ये कैसे लेगा, चलो इसका एक का तो हमें पता है कि ये इसको एचआर क्यू भेजता है, ये होल्ड एक्नॉलेजमेंट भेजता है, उसके पास एक्सेस आ जाता है। अब ये कैस्केड में काम करेंगे, कैस्केड में कैसे, ये क्या करेगा,
ये इसको एक ये चैनल पे ही कनेक्ट है और चैनल हमेशा DREQ भेजता है। ये इसको DREQ रिक्वेस्ट भेजेगा, वापस में ये इसको एक्नॉलेजमेंट करेगा। ये इसकी DREQ पे, इसको पता है 8237 कनेक्ट है, तो ये इसकी DREQ पे आगे एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। 1 सेकेंड, टाइम अच्छा भी रहता है। ठीक है, सो ये क्या करेगा, ये वाला जो DMA कंट्रोलर है ये इसको एक DREQ भेजेगा, देन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एक होल्ड रिक्वेस्ट आगे भेजेगा, देन यहाँ से इसको मिल जाएगा। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट करेगा, ये एक्नॉलेजमेंट में क्या देगा, ये एक्नॉलेजमेंट में इसको इसकी बसेस अलॉट कर देगा। तो इस तरह अगर हम नंबर ऑफ DMA कंट्रोलर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनके पास भी हम बसेस का एक्सेस दे सकते हैं, जो आगे अपने साथ फिर 4 इनपुट आउटपुट को कनेक्ट कर सकता है। तो बेशक से एक के पास 4 चैनल हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 4 ही एक्सेस कर सकते हैं, हम जितना चाहे इनपुट आउटपुट को एक्सेस करा सकते हैं बाय कनेक्टिंग नंबर ऑफ 8237 DMA कंट्रोलर इन कैस्केड। सो ये होता है हमारा कैस्केड मोड ट्रांसफर। चलो मैं आपको सेकंड मीटिंग का भेजती हूँ लिंक, ज्वाइन कीजिएगा।